हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मनन मेहता है। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे स्किन से रिलेटेड क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले हम लाइट डालेंगे इस टॉपिक के ऊपर जिसे हम बोलते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस। तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस क्या होता है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेल पैटर्न बॉल्डनेस का दूसरा नाम होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और ये बहुत कॉमन समस्या होती है मेल्स के अंदर। तो कई डर्माटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट इसको एक डिजीज़ की तरह भी नहीं समझते हैं। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जो हर सेकंड या थर्ड पर्सन को ये होने लग जाती है। इसके लक्षण काफ़ी कम उम्र में स्टार्ट हो जाते हैं। 18-19 साल से लोगों के बाल पीछे होने लग जाते हैं। हेयर लाइन जो होता है वो पीछे की तरफ जाने लग जाता है और साइडों से बाल जाते हैं, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, पीछे से भी बाल जाते हैं। और चौथी सी चीज़ जो होती है, बालों बड़े पतले होने लग जाते हैं। मिनिचराइजेशन कहते हैं इसको हम हमारे मेडिकल लैंग्वेज में। तो इस प्रकार से 19, 20 या 21 साल में शुरू हो जाता है और कभी कभी 24 साल 25 साल में काफ़ी सारे बाल चले जाते हैं पेशेंट्स के। ये प्रोडक्ट इसे हम फिलर कहते हैं। फिलर जो होता है ये एक हियालुरोनिक एसिड बेस्ड क्रॉस लिंक्ड प्रोडक्ट होता है। तो फिलर के भी बारे में भी लोगों को काफ़ी नॉलेज नहीं होती। देखिए, फिलर के साथ क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारी एजिंग होती है, तो एजिंग जो हमारी होती है हमारे स्किन के अंदर, स्किन के नीचे वाली जो लेयर होता है जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, तो उसके अंदर भी फैट लॉस होने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, हमारी फेस नीचे की तरफ गिरने लग जाती है और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे साइड्स में, जैसे यहाँ पे हमारे रिंकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। बड़ी कॉमनली आप देखोगे 40 की उम्र के ऊपर बोथ मेन में और फीमेल्स में ऐसे रिंकल्स आ जाते हैं। उनके जॉल्स भी ऐसे साइड में गिरने लग जाते हैं, डार्क सर्कल्स भी होने लग जाते हैं। तो इसका कारण होता है जो हमारे जो फैट पैड्स होते हैं जो स्किन के नीचे वाले एरिया में होते हैं, उसमें से फैट लॉस होने लग जाता है। तो उसमें हम ये इंजेक्ट करते हैं। जिन लोगों को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है तो हम उनको ये इंजेक्शन नीचे वाले लेयर में देते हैं। और ये हियालुरोनिक एसिड का जो प्रोडक्ट होता है ये 1 से 1.5 साल, कभी कभी 2 साल तक चलता है और इनको एक लिफ्ट दे देता है, फेस लिफ्ट का इफेक्ट आता है और वो यंग लगते हैं, अपनी उम्र से कम एज के लगते हैं। क्या होता है कि जो इनकी उम्र, जैसे मान लीजिए कोई 22 साल का लड़का है तो वो अपनी उम्र से कम 10 साल ज़्यादा बड़ा लगेगा। वो 32 साल या 35 साल की उम्र का लगेगा जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस डिज़ीज़ को हम पहले से ही एड्रेस कर सकते हैं। इसके बारे में हम पहले से ही आपको वार्न कर सकते हैं। इस डिज़ीज़ के बारे में पहले से ही कुछ लक्षण होते हैं जो हम आपको बताते हैं और ये डिज़ीज़ क्यों होती है इस बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात, ये डिज़ीज़ क्यों होती है। देखिए फ्रेंड, जैसे इसका नाम होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है एंड्रोजन यानी कि हॉर्मोन्स, और दूसरा कारण होता है जेनेटिक यानी कि फैमिली में जो जीन्स रन कर रहे हैं। ज़्यादातर जिनको बॉल्डनेस होती है उनको उनके फादर को या ग्रैंडफादर को, मैटरनल या पैटर्नल साइड में किसी को बॉल्डनेस होती है, वो सेम जीन्स आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है उनको भी ये बॉल्डनेस की प्रॉब्लम आएगी। ये जो डिज़ीज़ होता है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक, यानी कि डिले कर सकते हैं, पर ये होती है। ऑलमोस्ट जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है काफ़ी यंग एज में उनका बाल झड़ना शुरू हो जाता है। फ्रंटल रिसेशन शुरू हो जाते हैं, यानी कि फ्रंटल जो फोरहेड बड़ा होने लग जाएगा, साइडों से बाल जाएंगे उसकी साइड से और बाल पतले होने लग जाएंगे और फिर गिरेंगे काफ़ी मात्रा में। इसमें जो कारण होता है वो देखा जाता है हार्मोनल कारण होता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो बहुत जल्दी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने लग जाता है और ये एक एंजाइम के ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे काम करते हैं, बाय जेनेटिक। इसे हम एंजाइम को कहते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज। तो ये जो DHT आपका बनता है, टेस्टोस्टेरोन से DHT बनता है और DHT आपके जो हेयर की रूट्स हैं, ये रूट्स को ही ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जहाँ से बाल आपके आएंगे वही आना नष्ट हो जाते हैं। तो बालों की ग्रोथ ही आना मुश्किल हो जाती है। तो कई तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं। एक तो हम हार्मोनल दवाई देते हैं जिसे हम फिनेस्टेराइड कहते हैं, जो बिल्कुल सेफ़ होता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं अगर हम इसको पहले स्टार्ट करें।
और कई लोग इस फिनेस्टराइड से भी अतराते हैं, मेल्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर इनके साइड इफ़ेक्ट हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बट ये सारे थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली हमें नहीं देखे गए हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके साथ में, तो ये डिले कर देता है ये प्रोसेस। ये जो दवाई होती है फिनेस्टराइड, ये आपके एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, तो उससे टेस्टोस्टेरोन आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होता। और जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आपके हेयर के रूट्स को ही ख़त्म कर देता है। दूसरा ऑप्शन इसमें हमारे पास पीआरपी का भी होता है। पीआरपी भी हमारा साइड बाय साइड हम एज अ एडजंक्ट ट्रीटमेंट देते हैं, और भी ट्रीटमेंट हम देते हैं, जैसे काफ़ी डर्माटोलॉजिस्ट मिनॉक्सिडिल देते हैं, बट हम आजकल मिनॉक्सिडिल नहीं ज़्यादा प्रेफर करते। मिनॉक्सिडिल अगर दी जाती है तो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, धीरे धीरे करके कुछ समय में उसको टेपर ऑफ करना चाहिए। और भी ऑल्टरनेटिव होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ सीरम होते हैं, हेयर ग्रोथ शैम्पूज होते हैं, वो भी हम ला सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। पीआरपी ट्रीटमेंट भी होता है जो इस प्रोसेस को थोड़ा डिले कर सकता है, बट ये डिजीज़ होती है। तो अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट होता है, जो काफ़ी फाइनली हमें करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। तो देखिए फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट को भी लेके लोगों के अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे क्वेरीज होती हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर। तो हेयर ट्रांसप्लांट क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है, जिसके द्वारा हम आपके जो ग्राफ्ट्स होते हैं, ग्राफ्ट्स ट्रांसप्लांट करते हैं जहाँ से हेयर लॉस हो रहा है। तो अब ग्राफ्ट क्या होता है? अब तो फ्रेंड्स, जो भी आपके बाल दिख रहे हैं अपने, ये सारे गुच्छों में होते हैं। तो ये गुच्छे यानी कि यूनिट्स कह सकते हैं, या ग्राफ्ट दूसरा नाम होता है ग्राफ्ट। एक यूनिट या एक ग्राफ्ट के अंदर 2 से 3 हेयर फॉलिकल होते हैं। तो हम जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, हम इसे कई मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड होता है FUT, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर यूनिट ट्रैक्शन, और दूसरा होता है FUE, तो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो FUT जो होता है उसमें एक पूरा स्ट्रिप निकालते हैं कट करके, और उसमें स्कारिंग हो जाती है। तो आजकल वो कॉस्मेटिक रीजंस के लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं होता। दूसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं स्कारलेस सर्जरी, FUE। तो FUE में क्या किया जाता है, ये मोटराइज मशीन के थ्रू आपके पीछे से फॉलिकुलर यूनिट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो जो मोटर होता है वो हम स्पेस छोड़ के करते हैं, तो ऐसा लुक नहीं आता कि थोड़ा अननेचुरल सा या आर्टिफिशियल लुक है। एक लाइन में हम नहीं निकालते हैं, बीच बीच में हम गैप्स छोड़ते भी रहते हैं, नॉर्मल हेयर भी छोड़ते रहते हैं। तो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि एक पंच मोटर मशीन के द्वारा हम यूनिट्स निकालते हैं, ये जो यानी कि ग्राफ्ट्स निकालते हैं। इन ग्राफ्ट के अंदर ये हेयर रूट्स होते हैं जो स्किन के साथ होते हैं। एट द सेम टाइम हम आगे की तरफ होल्स बनाते हैं, और फिर उसको जो हमारे यूनिट्स होते हैं यानी कि ग्राफ्ट होते हैं वो हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट सिंपल तरीके से 3 स्टेप्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। एक होता है एक्सट्रैक्शन, डोनर एक्सट्रैक्शन कहते हैं हम इसको। डोनर एक्सट्रैक्शन हम पीछे की तरफ से निकालते हैं, जो आपका पीछे वाला एरिया होता है। ये जो ग्राफ्ट हम निकालते हैं, इसकी जो लाइफ होती है, ये विदिन 4 to 6 आवर्स हमें ट्रांसप्लांट करने होते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ्ट होता है इसकी लाइफ 4 to 6 आवर्स ही होती है। दूसरा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं कि होल क्रिएशन। आगे से हम होल्स बनाते हैं जहाँ पे हम ये ग्राफ्ट डालेंगे, यानी कि रिसिपिएंट साइड में होल क्रिएशन हम करते हैं। और तीसरा जो उसका स्टेप होता है वो होता है इम्प्लांटेशन, यानी कि जो हमने ग्राफ्ट निकाला है वो हमने वापस डाल दिया। ये ग्राफ्ट जो होता है अगर सही तरीके से किया है, सही एरिया से किया है, तो ये ग्राफ्ट ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। कई बार लोग मिसगाइड करते हैं पेशेंट्स को कि ये साइड से बाल निकाल देते हैं या बॉडी से बाल निकाल देते हैं, बियर्ड से बाल निकालते हैं। ये सारे जो ग्राफ्ट होते हैं, ये इनकी जो लाइफ होती है, लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो ये कुछ साल के बाद गिर जाएंगे आपके बाल। अगर साइड से आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपको बोल रहे हैं कि हम साइड से निकालेंगे बाल और वो लगा देंगे, तो वो चीज़ में मत जाइए हम। इसके बारे में भी हम जैसे डिटेल में हम पेशेंट्स को बताते हैं, कुछ एरियाज ही होता है जहाँ से आपकी जो ग्राफ्ट्स निकाला जाए वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। तो ये भी बहुत ही कम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स को पता होती है कहाँ से एग्जैक्ट निकाला जाए। ठीक है, इन केस डोनर एरिया कम होता है तो हमारे पास और ऑप्शन होते हैं, जैसे हम बियर्ड कहते हैं, बियर्ड के यानी कि साइड से हम बाल निकाल सकते हैं। तो चिन के नीचे वाला जो एरिया होता है, डबल चिन मतलब चिन के साइड से वाला जो एरिया होता है वो ज़्यादा दिखता नहीं है, तो वहाँ से भी हम ग्राफ्ट निकाल सकते हैं।
कई बार भी देखिए क्या होता है कि ज़्यादा करने के चक्कर में बहुत सारे ग्राफ्ट्स एक सेटिंग में कर दिए जाते हैं प्रोसीजर, यानी कि 3000 ग्राफ्ट 4000 ग्राफ्ट, तो उतने की आवश्यकता नहीं होती है, उतने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसका इसलिए करते हैं क्योंकि एक सेटिंग में अगर आपने 3000 ग्राफ्ट कर दिए हैं, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि एक ग्राफ्ट के अंदर मैंने जैसे बताया आपको 2 से 3 बाल होते हैं, तो यानी कि हम 1000 ग्राफ्ट अगर किसी के ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हम आगे उसको 2500 बाल दे रहे हैं। ये 1000 ग्राफ्ट की मैथमेटिक्स की रेशियो होती है। तो मान लीजिए हमने 2000 ग्राफ्ट किसी के ऊपर किए, तो 2000 ग्राफ्ट लगभग आपका पड़ेगा ये 4500 से लेके 5000 बाल के बीच में। तो जो लोग 3000 ग्राफ्ट या 4000 ग्राफ्ट एक सिटिंग में करते हैं वो गलत तरीका होता है। इसलिए होता है क्योंकि आप जो डोनर एरिया है, डोनर एरिया बहुत जल्दी डिप्लीट कर देते हैं, तो डोनर एरिया आपको डिप्लीट नहीं करना है। तो एक सिटिंग में कम से कम आपको 2000 ग्राफ या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2500 ग्राफ से ऊपर नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज़, क्योंकि ये प्रोसीजर भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उस हिसाब से अगर आप 2000 या 2500 ग्राफ्ट कर रहे हो तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4.5 से 5 घंटे के अंदर प्रोसीजर भी हो जाएगा आपका। और प्रोसीजर के तुरंत बाद हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जैसे एक पट्टी हम लगाते हैं पीछे 1-2 दिन के लिए। चौथे पाँचवें दिन के बाद आप अपने वर्क में भी जा सकते हैं। पेन किलर्स की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स और पेन किलर भी देते हैं पर ज़रूरत नहीं होती। वी कैन गो, मतलब हम बिना पेन किलर के भी आपको प्रोसीजर के बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी जो उसमें जो ग्राफ्ट हमने ट्रांसप्लांट कर दिए होते हैं, तो ये ग्राफ्ट आपके 6 से 7 दिन के अंदर इसके ऊपर पपड़ी जमती है और वो पपड़ी गिर जाती है, स्कैब्स जिसे हम कहते हैं, और फिर आपके नॉर्मल बाल इसमें उगने लग जाते हैं। तो हेयर का देखिए एक साइकिल होता है, 3 महीने तक ये बाल उगते हैं, फिर 3 महीने बाद ये फिर से गिर जाते हैं और ये नॉर्मल हेयर का साइकिल में शुरू हो जाते हैं। तो हेयर जो आप जितने भी बाल देख रहे हैं जो उग रहे हैं, जो लगे हुए हैं किसी के या हैं किसी के, वो सारा एनाजन स्टेज में होते हैं। तो हेयर का भी हेयर साइकिल होता है, जिसे हम 3 फेजेस में कहते हैं, एनाजन, टीलोजन और कैटेजन। एनाजन यानी कि वो बाल उगना शुरू हो गया और वो उगता रहता है अगले 2 साल तक। 2 साल के बाद ये अपना साइकिल कंप्लीट कर देता है और फिर ये कैटेजन में चले जाता है और कैटेजन से गिर जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो बाल हमने डाले होते हैं इसमें, तो ये पहले 3 महीने में उगेंगे, फिर ये फिर से गिर जाएंगे, पर फिर ये नॉर्मल साइकिल अपना फॉलो करेंगे जो नॉर्मल हेयर का होता है।